Good evening, all of you. Let us start with the MCQs from oscillation. Yes. So last time हमने कुछ MCQs already किए थे. Let us continue the same. Okay. चलो उससे पहले अगर आपको कुछ doubts है तो we like to discuss them first. Okay. Let us see this second question here. Read it first. A particle moves according to the equation x equal to a cos omega a cos pi t by 2. Okay. The distance covered by it in the time interval of 0 to 3 seconds is. Yes. Okay. तो देखो ठीक से यहाँ पे we want to find out the distance covered by the particle in the time interval from 0 to t equal to 0 to t equal to 3. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. देखो दो अलग अलग मेथड है इसके लिए. एक तो सिंपल मेथड है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम थ्योरी में. तुमको याद होगा कि ठीक है. एक सबसे पहले हम ये करेंगे कि x इक्वल टू a cos pi t by 2 ये इक्वेशन कॉपी करके लेंगे फटाफट. x इक्वल टू a cos pi t upon 2. yes, this is the equation. What does this equation tells us? ये इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि the particle is performing SHM. No doubt. At the same time, the particle is starting from extreme position. ये समझ में आया ठीक से? Particle is starting from extreme position. ये हमको सबसे पहली बात पता चल रही है. बराबर? Yes. क्योंकि यहाँ पे cos included है, right? तो जब भी cos आता है तो इसका मतलब जब पार्टिकल का इक्वेशन ऐसा होता है x is equal to a cos omega t, तो ऐसे केस में पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है. ठीक है. तो जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो इट विल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हेन t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे है तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे it will be at the extreme position here. This is the mean position, this is the extreme position, and this is the left extreme position, and this is the position of the particle at that point. Yes. चलो ठीक है. But when t will be equal to 3, तो t equal to 3 पे क्या होगा? अच्छा सबसे पहले एक काम करो कि can you find out the period of oscillation of this particle? Yes, we can easily because we have this omega here to be equal to pi by 2. करेक्ट है. तो अगर हम इसको इस ओमेगा को अगर pi by 2 के साथ इक्वेट करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi by t. करेक्ट है. तो इससे हमको मिलता है 2 pi by t इज इक्वल टू pi by 2, जिसमें से अभी pi कैंसिल करके हमको क्या मिलेगा? t equal to 4 मिलेगा. Yes. So t becomes equal to 4. Okay, that means the time period is going to be 4 seconds. Yes. And now after 3 seconds. Okay, तो अगर हम इस टाइम पीरियड को 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स. ठीक है. So every part will actually be t by 4 each. करेक्ट है. And this t by 4 will be actually equal to 1 seconds, right? So 1 second हर एक पार्ट बनेगा. इसका मतलब जरूर ये पार्टिकल जो है तो अगर स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से तो एक टाइम t by 4 टाइम के बाद कहाँ पे पहुंचेगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा जरूर. ठीक है. मीन पोजीशन पे, राइट. 2 सेकेंड के बाद कहाँ पे जाएगा वो? जरूर लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाएगा. और फिर 3 सेकेंड के बाद यहाँ से रिटर्न आके यहाँ पे पहुंचेगा फिर से मीन पोजीशन पे. करेक्ट है. तो इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? देखो ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं. ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट A, then again from this point to this point A, and this point last A.
here. तो a plus a मतलब कितना हो गया वो distance traveled if we talk about is going to be actually 3 times of a. समझा कैसे? Distance traveled is 3a. बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा रहता, डिस्प्लेसमेंट सिंपली डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में क्या मिलता था हमको आंसर? सिंपली a मिलता था, क्योंकि वो पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था, और फिर लास्ट में कहाँ पे आ गया? इधर आ गया. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? a है. तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो a, उससे भी आगे जाके माइनस a हमको बोलना होगा, क्योंकि इट इज डिस्प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इनिशियल पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर इट एज नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस a. अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो, लेकिन डिस्टेंस पूछा है ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो 3a होगा, नो डाउट. So we can see the distance covered by the particle in time t equal to 0 to t equal to 3 will be 3a. So this 2 will be the correct option. Yes. Next one here. Resultant amplitude due to the superposition of two SHMs is where x1 equal to 10 sin omega t plus 30 degree and x2 is equal to minus 10 cos omega t minus 60 degree centimeter. तो इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो ठीक से, ये दोनों इक्वेशंस को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस साइन मस्ट बी देयर हियर. तो अभी चलो, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है x1 is equal to 10 sin omega t plus 30, वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है. बट द सेकंड वन इज नॉट देयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ यू चेक इट आउट, it is minus 10 cos omega t minus 60. So minus 10 cos omega t minus 60. Okay. So how can we convert this into standard form? How can we bring sin here? तो यहाँ पे साइन लाने के लिए जरूर हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये बात यूज करनी पड़ेगी कि cos theta is actually equal to sin 90 plus theta. करेक्ट है? तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये भी होता है, sin 90 plus theta भी होता है, और इवन sin 90 minus theta भी होता है. यहाँ पे हमको sin 90 minus theta बेटर होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामने बाहर में माइनस साइन है, करेक्ट? ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन बाद में चल के कंज्यूम हो जाएगा. अगर हम इसको sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो देखो, करके देखो एक बार, तो तुमको पता चलेगा. तो देखो -10 इंटू साइन, अभी इसको पूरे को अगर हमने थीटा मान लिया, तो फिर यहाँ पे 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? ये देखो 90 माइनस ये पूरा मतलब ओमेगा टी माइनस 60, करेक्ट है? जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो बनेगा माइनस साइन, इसको अगर ओपन कर देंगे ब्रैकेट तो बनेगा 90 माइनस ओमेगा टी and minus of minus plus 60, right? And then we will be able to solve this as minus 10 into sine, here it is 10 90 plus 60 is 150, correct? So this is 150, and here it is minus omega t, correct hai? And at the same time, if we just push this minus sign inside, then this equation can also be written as x2 that is equal to 10 sine, and because of this minus sign, these quantities will just get shuffled, they will get reversed, उल्टा हो जाएगा उनका ऑर्डर, तो वो बनेगा ओमेगा टी माइनस 150. तो अभी तुमको समझ में आया कैसे भी करके हमको क्या है ना, ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना होता है, ओमेगा टी निगेटिव नहीं होना चाहिए. लेकिन अभी जब ये बाहर में माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से ये माइनस साइन हमको अंदर पुश तो करना पड़ेगा. जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो उसकी वजह से ये ओमेगा टी नेगेटिव हो जाएगा. तो उस नेगेटिव को फिर वापस नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखा था. जो हमने cos थीटा का ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज किया, उसमें ही वो आ गया. उससे ही हमको ये फायदा हुआ कि ये माइनस साइन अंदर पुश करने के बाद ये माइनस ओमेगा टी के बदले वो प्लस ओमेगा टी बन गया. नाउ वी आर in a position to compare this equation of x2 and the equation for x1 here. Can you tell me what is the phase difference between these two SHMs? If you see carefully, there is 30 degree here and there is 150 degree, minus 150 degree here, correct है?
So what is the phase difference between these two? So we can find it out. 30 minus 150. Again, don't make a mistake. Okay, because here minus 150 is there and here plus 30 is there. तो plus 30 और minus 150 इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है तो वो ऑब्वियसली माइनस 180 होने वाला है, 180 ना कि 120. ये गलती हो सकता है तुम्हारे से, ठीक है ना. तो ये देखो ये 180 बन गया. And then whenever we get the phase difference between these two, we can be able to find out the resultant. Obviously then अगर ये दोनों के बीच में phase difference अगर 0 है, 180 है, तो फिर दो SHMs जब 180 डिग्री फेज से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को एम्पलीट्यूड जो है वो कैंसिल करते हैं. याद करो वो टेबल जो हमने लिख के दिया था स्टार्टिंग में, 0, 60, 90, 120 और 180 वाला टेबल याद है ना सबको. तो उसमें अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है, तो वो यहाँ पे कितना बनता है, 2r बनता है. यहाँ पे बनता है सिंपली √3 टाइम्स ऑफ r. यहाँ पे बनता है √2 टाइम्स ऑफ r. यहाँ पे बनता है सिंपली r और यहाँ पे 0. लेकिन ये कब होता है, जब a1 इज इक्वल टू a2 हो तब ना. और यहाँ पे वही केस है, देखो ये a1 जो है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट SHM and a2 is going to be the amplitude of second SHM, which are 10 each. That means they are same. So since they are same, we can use this case and say that the resultant amplitude will actually be equal to 0 here in this case, in this way. Okay, तो resultant amplitude यहाँ पे हमको इस तरह से 0 मिल रहा है क्योंकि the two SHMs are actually out of phase, or we can say that they are in the opposite phase. They have a phase difference of 180 degree or pi radian between them, and because of that when they are subjected to a single particle then they will cancel each other. There is another method to solve the same sum here. देखो ठीक से यहाँ पे और एक मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं. अगर तुमको ये डाउट है कि क्यों हमको यहाँ पे cos थीटा का ये वाला ही फॉर्मूला चूज करना है, can't we do it without that? तो अगर वो करके देखते हैं तो एक दूसरा एक हम बात कर सकते हैं. देखो से x1 is given to be actually 10 sin omega t plus 30, no doubt. But x2 here is given actually to be, अब यहाँ पे minus 10 cos omega t minus 60 है कि नहीं. तो ये तुमको पता है माइनस cos थीटा किसका रिजल्ट होता है, माइनस cos थीटा कब हमको मिलता है, जब हम साइन नहीं साइन 180 प्लस थीटा जब करते हैं तब हमको माइनस cos थीटा मिलता है. ये बात याद रखो ठीक से, ठीक है. तो ये अगर हम यूज करेंगे तभी भी हमको वही रिजल्ट मिलेगा. चेक करके देखो ठीक से. सो अगर माइनस 10 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 60 है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको अगर कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा कंसिडर कर लेंगे तो इस तरफ क्या आएगा फिर, तो वो हमको मिलेगा x2 मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू साइन 180 प्लस ये पूरा ये हमारा थीटा है, तो उसको अगर डाल देंगे यहाँ पे तो ये बनेगा ओमेगा टी माइनस 60. यस, एंड देन वी कैन गेट दिस अप टू 10 into sine, here it is 180 minus 60, how much it is, 120, correct है. So it's going to be 120 plus omega t, मतलब ये omega t plus 120. Then in that case just wait. Yes, who can tell me? t by 12, remember t by 12 इतना टाइम लगता है किसी भी पार्टिकल को a by 2 पोजीशन तक जाने के लिए. अगेन उसके बाद क्योंकि देखो ये होता है, बताया था उस दिन भी, ये सपोज मीन पोजीशन है, ये a by 2 पोजीशन है और उसके साथ एक दूसरा पोजीशन होता है जिसको हम बोलते हैं √3/2 a पोजीशन. ओके, और फिर a पोजीशन आ जाता है. तो हर एक इंटरवल के लिए इस पार्टिकल को t by 12 इतना टाइम लगता है. याद रखो से, यहाँ पे t by 12, फिर से t by 12
एंड लास्ट में फिर से t/12। ऐसे 3 t/12 बन के मिलके वो t/4 बनता है एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे t/12 इतना टाइम लगने वाला है, ये तो हमको क्लियर पता चल गया। ठीक है, तो वो अगर हमको सपोज ये t/12 का वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए t चाहिए। t कहाँ से मिलेगा? ये देखो यहाँ पे ओमेगा से मिलेगा। Omega is given to be pi by 2 here. So, but omega we know that it is 2 pi by t. So, if we just equate with this, then pi gets cancelled and we are left with t equal to 4. And if t is equal to 4, then t by 12 will be 4 by 12. That means it will be 1 by 3 only. So, here it is going to be the 1 by 3 seconds is going to be the correct option. Just check. 1 by 3, that is A will be the correct option here. Fourteenth वाला देखो ठीक से, the particle executing SHM has the velocities 20 centimeter per second and 16 centimeter per second at displacements 4 and 5 from the its mean position respectively. मतलब जब उसका डिस्प्लेसमेंट 4 होता है तो वेलोसिटी 20 होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट 5 होता है तो वेलोसिटी 16 होता है। तो इससे हमको निकालना क्या है, इट्स टाइम पीरियड इज, यू कैन डू इट इजीली। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता है, करेक्ट है। तो इसमें v के बदले क्या डालना है हमको, 20, जब x के बदले क्या होगा 4, करेक्ट है ना, चेक करो। जब वेलोसिटी 20 होता है तो हाँ डिस्प्लेसमेंट 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। और दूसरी तरफ जब वेलोसिटी 16 बनता है तो उस समय का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 5 होता है। चेक करो एक बार फिर से, देखो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड 5 सेंटीमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, एंड नाउ इफ यू जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दिस टू, बट रेशियो लेने से हमको पीरियड नहीं मिलेगा, है नहीं। पीरियड अगर चाहिए तो जस्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 400 इज इक्वल टू, तो ठीक है, टेक रेशियो एंड फाइंड आउट a फर्स्ट एंड देन विल गेट ओमेगा इजीली। सो इफ यू टेक द रेशियो, अगर इसको इससे डिवाइड कर दो तो चलो ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, और 20/16 क्या बनेगा, 5/4, करेक्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 16 divided by a square minus 25, correct, and if we just square on both sides once again here only, तो यहाँ पे 25/16 is equal to a square minus 16 upon a square minus 25 ऐसे मिलेगा। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा देखो, तो 25 into a square minus 25, right, which is equal to 16 into a square minus 16, so that we can get this 25a square minus 625, which comes out to be equal to 16a square minus 256, right? And then we can say if we take this in this side and this 625 in that side, then we can get this as 25a square minus 16a square is 9a square, and if we take this 625 in that side, तो 625 minus 256 कितना बनता है, टू 25 नहीं, 625 minus 256 कितना बनेगा, $369, चेक,
बराबर है ना? तो यहाँ पे आएगा 369 and now if we just divide this by 9 then we get this a square to be simply equal to 369 upon 9 which is going to be 9 fours are and 9 ones are, so it's going to be 41. So if we just put this value of a square here in this first equation which is 20 is equal to omega root a square minus 16 ऐसा है, तो इसके अंदर अगर a स्क्वायर का वैल्यू 41 डाल दें तो हमको मिलेगा 20 is equal to omega root 41 minus 16, correct? So 20 is equal to omega root 41 minus 16, how much it is? 25, right? So here it is, if this is 25 then root of 25 is 5, so we can get that 20 is equal to omega into 5. So if 5 omega is 20 then omega must be 4 actually, correct? And if omega is 4 then period will be t is equal to 2 pi by omega से हमको period मिल जाएगा जो कि 2 pi by 4 मतलब pi by 2 बन गया वो. So this period is going to be pi by 2 seconds. Okay. Yes, it's pi by 2 seconds. Okay, let's try this next one. If the displacement x and velocity v of the particle is executing HHM are related by this expression 4v square is equal to 25 minus x square, then its time period is. देखो ये जस्ट एक इक्वेशन की सॉल्व करने की बात है. 4v square equal to 25 minus x square. If you just arrange this, देखो लिख से 4v square is equal to 25 minus x square. इसको अगर हम सपोज 4 को नीचे लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा v square is equal to 25 minus x square upon 4, right? And if we take the square root on both sides, then we get this v is equal to root of 25 minus x square upon 4, and v becomes equal to, अगर 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 अगर बाहर ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 into root of 25 minus x square. And now if you just compare this with the equation v equal to omega root a square minus x square, then we can be able to find out that omega is going to be half, okay, and a is going to be 25. A is going to be 5 actually. तो अगर ओमेगा हाफ है तो पीरियड फिर कितना होगा? पीरियड होता है 2 pi by omega, but omega is half, so it will be 2 pi by half. That means it will be 4 pi. That means 4 times of 3.14. That is, 3 is the correct option. This is also the similar one. देखो ये 17th वाला जो है वो ओरली कर सकते हैं. देखो कैसे, क्योंकि velocity is given to be root of 144 minus 16x square, right? If we take 16 common, then we can get it as 9 into 9 minus x square. नहीं, 16 अगर कॉमन लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा? देखो ठीक से यहाँ से रूट ऑफ यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1. इसमें से अगर 16 कॉमन ले लिया तो 16 अंदर बाहर और अंदर बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है. और इसमें 16 का अगर स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो वो 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा. और इसको फिर हम इक्वेट कर सकते हैं ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, राइट, जिससे हमको ओमेगा मिलेगा 4. सो ओमेगा इज गोइंग टू बी 4 and a is going to be 3. And what is the formula for maximum acceleration? The maximum acceleration is given by a omega square, correct है?
a omega square. तो a is what 3 and omega square, omega is what 4, तो 4 का square तो बन गया 16, तो 3 into 16 becomes 48, right? 48 meter per second square. So 48 meter per second square. Here this is going to be actually the correct option. Yes. Chalo, next one. ये कर सकते हो 27 वाला, देखो ठीक से. Second pendulum is suspended from the roof of a lift. If the lift is moving up with an acceleration 9.8, then its time period will be. तो देखो ठीक से, ये सपोज एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर हमने सेकंड पेंडुलम रखा है. अभी सेकंड पेंडुलम का पीरियड कितना होता है? ऑलरेडी 2 होता है. ओरिजिनल पीरियड तो उसका हमको पता है 2 होता है, ठीक है. और पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमको ये भी पता है, 2 पाई रूट L by G, ठीक है. But when this lift starts moving upwards with an acceleration of G, that is 9.8 only, तो उस केस में क्या होगा, इस पेंडुलम के ऊपर जो है दो फोर्सेस काम करेंगे, एक तो उसका वेट और दूसरा उसका सीडो फोर्स. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस सीडो फोर्स जो काम करेगा उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसका अपरेंट ग्रेविटी जो है वो 2G के बराबर हो जाएगा. ये समझ सकते हो ठीक से. अपरेंट ग्रेविटी जो है वो 2G हो गया, क्योंकि एक तो ग्रेविटी नॉर्मल वाला और दूसरा इस सीडो फोर्स की वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से जो सीडो फोर्स एक्ट होगा ना, तो उसकी वजह से भी और G इतना ग्रेविटी यहाँ पे काम करेगा. तो G plus G, it becomes 2G. This will be the apparent gravity which will be created temporarily in this lift so far as it is moving with upwards with an acceleration of G here, right? And since because of this, the new formula for period will actually be T dash, which is going to be equal to 2 pi root L by 2G, correct है. That means this G has become 2 times, मतलब G यहाँ पे डबल हुआ है. अगर G डबल हो गया तो, लेकिन वो तो रूट में है और डिनोमिनेटर में भी तो है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, the period will actually become 1 by root 2 times of the original one, and original period is 2 seconds only. That means the new period here must be 1 by root 2 times of 2 here. That means it should be 2 by root 2, which happens to be simply root 2. That's it. So in this way we can get the root 2 as a correct option. ये तो कर सकते हैं. देखो 29th वाला, it's very easy. If the length of simple pendulum is decreased by 75%, what does it mean? Length of simple pendulum L is decreased by 75%. What does it mean? Means L becomes 25%. Do you agree with this? 75% से कम हो गया ना. अगर 75% कम हो गया तो बचेगा कितना? 25% obviously. And L becomes 25% means the final value of length is going to be just 25% of original value of length, which means that the final value of length has to be 25 by 100 times of the original one. And 25 100 by 100 मतलब कितना? 1 by 4, correct है. So we can say that this final value of length is going to be 1/4 of the original value of length, means length has become 1/4. अभी ये सोचो, अगर लेंथ 1/4 बनेगा, ठीक है, लेंथ अगर 1/4 बन गया तो ये लेंथ न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और वो भी रूट के अंदर प्रेजेंट है, रूट के अंदर. तो L का 1/4 बनने की वजह से क्या होगा, पीरियड का क्या होगा, हाफ बनेगा सिर्फ. It will become simply half. So we can say that the new period here will be simply half of original period. That's it. So the period becomes half only. अभी ठीक है, हाफ बन गया मतलब क्या हो गया, 50% बन गया है कि नहीं. 50% बन गया मतलब 50% कम हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हमको नजर आ रहा है, डिक्रीजेस बाय 50%. ओके.
decreases by 50%. देखो ये 33 वाला करो ठीक से एक बार. द मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम्स इज. अब देखो जब हमको मिनिमम फेज डिफरेंस निकालने की बारी आती है, जिनका इक्वेशन देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, where y1 is given to be sin pi by 6 sin omega t plus sin pi by 3 into cos omega t. Okay, and y2 is given here to be cos pi by 6 sin omega t plus cos pi by 3 into sin omega t. If we just see carefully, both of these formulae can be converted into sin, क्योंकि वो sin a plus b के फॉर्मूला के फॉर्म के अंदर है वो. yes. तो अगर sin a plus b का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो ठीक से. Try to use this sin a plus b formula here. So what is this sin pi by 6 here? See here, this sin pi by 6 can actually be replaced by cos pi by 3. Do you agree with this? cos pi by 3 हो गया वो. ठीक है, इस sin pi by 6 के बदले कंसिडर कर लो cos pi by 3. और sin ओमेगा t तो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे sin pi by 3 है और cos ओमेगा t भी तो है. तो इससे हमको पता चलता है कि actually this is going to be the formula for sin a plus b. चेक करो, तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से sin ओमेगा t plus pi by 3. करेक्ट है? yes. and if we just see this carefully, तो अभी देखो sin ओमेगा t है यहाँ पे cos ओमेगा t है, नो डाउट. तो sin के साथ क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, और cos के साथ क्या होना चाहिए, sin होना चाहिए. यहाँ पे cos है, so just change this. We know that cos pi by 3 is same as sin pi by 6, correct है? So here we have to replace this as sin pi by 6. Okay, and this can be written as y2 can be written as sin omega t into cos pi by 6 plus cos omega t into sin pi by 6. That means it is going to be the sin a plus b. According to the formula for sin a plus b, it will be sin omega t plus pi by 6, right? And here, if this pi by 3 is considered as alpha 1 and this pi by 6 is considered as alpha 2, then we can say that alpha 1 and alpha 2 here will actually be the initial phases. So what will be the minimum phase difference between them, and when it will be, when time t becomes equal to 0, here also and here also. तो जब टाइम 0 बन जाएगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस मिनिमम होगा, और वो मिनिमम फेज डिफरेंस कितना होगा, तो वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 करके, या अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 करके. तो व्हाट इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2? इट इज गोइंग टू बी पाई बाय 3 minus pi by 6, correct, which is going to be pi by 6 only, which is there here in the option number 2 actually. Okay, so in this way we have solved this MCQ here. Okay, चलो ठीक है, so we can stop here. I will